मुझे लगा कि द पायलट वॉज डूइंग अ काइंड ऑफ अ बैरल रोल, जो इस तरह से बैरल रोल करते हैं ऐसे घूम के, फिर देन ही स्ट्रेटन्स नेगेटिव जी। जब आप उल्टे होते हो तो उसमें भी है, यू नो, लाइक द ब्लड रशेस इनटू योर हेड। पायलट ये दिखाना चाहता है कि आई कैन टेक माय बॉडी एंड माय एयरक्राफ्ट्स बॉडी टू द एज ऑफ द परफॉर्मेंस लिमिट। तो दैट इज द होल ट्रिक ऑफ एरोबैटिक्स। और इसी चक्कर में मेरे एक बचपन के मित्र 2 सेकंड के अंदर आप देख सकते थे कि जहाज ऐसे नीचे आ रहा है एंड इमीडिएटली इजेक्टेड, बिकॉज खुला नहीं और वो हाई टेंशन वायर्स में। वहाँ पर ये जो करतब दिखाए जा रहे थे, इसके पीछे क्या है, क्यों हो रहा है ये, वहाँ कौन खरीदने आता है, कौन बेचने आता है? थ्रोट, इस तरह का कट थ्रोट जो ट्रेड है वो कोई और ट्रेड नहीं है। शायद कसाई का ट्रेड, जो मीट एक्सपोर्टिंग, वो नंबर 2 पे आता है। ये बात मुझसे जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कहा बहुत साल पहले। हमने कारगिल के टाइम पे देखा कि जो लोग आके हमें हथियार बेच रहे थे वो पाकिस्तान को जाके वही परफॉर्मेंस देखने के लिए, हमें हथियार खरीदने के लिए देशों के बीच युद्ध भी चाहिए। अमेरिकन के पास जाते वो तो माल खुजाने लगते हैं, भाई सप्लाई चेन इशू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं भाई? आई थिंक जियो पॉलिटिक्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा T20 ज़्यादा तेज है। हम अभी भी टेस्ट मैच, ये जो गेम है आपको खेलना ही पड़ेगा। इवन इफ हम तेजस के एक्सपोर्ट पर इतना क्यों उतारू हैं जब हमारे स्क्वाड्रंस पूरे नहीं हुए? अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हर साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में खास आकर्षण होता है जब एयरफोर्स के जहाज हवा में करतब दिखाते हैं। हम सबको बहुत इंतज़ार बचपन से ही रहता था, आज भी रहता है। और आज भी हिंदुस्तान में जहाँ कहीं एयर शोज़ होते हैं वहाँ खूब भीड़ उमड़ती है। लोग पासेस लेने के लिए खूब सिफारिश करते हैं, जुगाड़ भिड़ाते हैं, क्योंकि हम सब का एक ऑब्सेशन है, एक अट्रैक्शन है जहाज़ देखने का, उसे करतब करते देखने का। लेकिन अब जब एयर शो की बात पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ, जहाँ कहीं से भी पढ़ता हूँ, तो एक तस्वीर है जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, वो सामने आती है। और वो है दुबई में मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारा जो तेजस क्रैश हुआ उसकी। ना सिर्फ तेजस का नुकसान हुआ बल्कि हमारे एक जाबाज पायलट भी उसमें शहीद हो गए। तो हमने सोचा कि पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स पॉडकास्ट में इसी पर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते थे। मिस इन्फॉर्मेशंस बहुत सारी हैं, लोगों को बहुत आइडिया है नहीं, तो अपने मन से कई बातें लिखते हैं, कई बातें चैट जीपीटी के हवाले से आ रही हैं। तो फिर इससे बेहतर था कि एक्सपर्ट से बात हो जाए। तो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप उन्नीथन। आई थिंक तीसरा या चौथा पॉडकास्ट है आपका हमारे साथ। थैंक यू नितिन, बहुत धन्यवाद। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा माहौल तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर कुछ जेन्युइन सवाल हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि एक तो तेजस के बारे में बहुत सवाल है, दूसरा ये है कि एयर शोज़ होते हैं, होते क्यों हैं, वहाँ पर ये जो करतब दिखाए जा रहे थे इसके पीछे क्या है, क्यों हो रहा है ये, वहाँ कौन खरीदने आता है, कौन बेचने आता है। अब जब हो गया है क्रैश तो फिर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, किस तरह से होती है, कैसे मालूम चलता है कि गलती किसकी थी। तो सबसे पहले तो यही कि एयर शो हो रहा था, होता क्या है इसके अंदर बेसिकली? Nitin, firstly, thank you for having me on your show. एयर शो जो है, इट इज़ बेसिकली एक शो विंडो है जिसमें तमाम देश के कंपनीज आते हैं अपने फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्प्ले करने के लिए। स्टैटिक डिस्प्लेज होते हैं, एरियल डिस्प्लेज होते हैं, और एक सबसे अलग जो एक आपने जैसे डिस्क्राइब किया, हम एयर शोज़ क्यों जाते हैं? हम एयर शोज़ इसलिए जाते हैं क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स जो आज के ज़माने में सब नीचे देखते रहते हैं अपने स्मार्टफोन्स पे। एयर शो में आपको कोई एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे कोई नीचे अपने फ़ोन्स पे नहीं देख रहा, सब ऊपर देख रहा है। और ये एक अलग से एक ऐसे करतब है जो पायलट्स फ्लाई करते हैं अपनी जो एयरक्राफ्ट को, अपने एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस एनवेलप को वो एकदम टेस्ट करते हैं, अपने खुद की जांबाजी को वो टेस्ट करते हैं।
it's a combination of human and machine both testing their limits to the edge. कभी वो जीत जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जीत जाते हैं, कभी जो है एड्ज जीत जाती है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जहाँ पे वो एड्ज जो है, आप उसको जब टेस्ट करते रहते हैं, कभी कभी वो एड्ज जीत जाती है आप, और दैट इज़ व्हेन अ क्रैश हैपेंस। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन एयर शो का जो आप पूछ रहे थे, द मेन एरिया उसका जो है, इट इज़ अ शो विंडो फॉर एयरक्राफ्ट ऑफ ऑल टाइप्स, सिविल, कमर्शियल, मिलिट्री। और मिलिट्री एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी जो फीचर ये है कि वो हाईली मनूवरेबल है, तो इसीलिए ये डिस्प्लेज होते हैं, एरोबैटिक्स होते हैं, वो तरह तरह के लूप्स फ्लाई करते हैं, बैरल रोल्स करते हैं, दर्शकों को एकदम आकर्षित करते हैं। और लोग पूछते होंगे कि भाई क्यों करते हैं ये सब? एक जो है मोराल के लिए करते हैं कि ये हमारी जो जहाज़ है तेजस, हमने खुद बनाई है जहाज़, हमने डिज़ाइन की, हमारे खुद के पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं, और इस डिज़ाइन पे इतनी मास्टरी है, इस तरह से वो फ्लाई कर रहे हैं, उसको लोगों को आकर्षित करते हैं उस जहाज़ की तरफ। सेकंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट के लिए करते हैं, खास करके जब इंडिया में फ्लाई करते हैं, एरोबैटिक्स जो करते हैं, एयर शोज़ में करते हैं, बाहर भी करते हैं। इट इज़ टू गेट द न्यू जनरेशन ऑफ पायलट्स। आप कैसे करो, आप अगर बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं कि जब भी ऐसे यूएस में बहुत सारी स्टडीज़ हुई जहाँ पे उन्होंने एयर शोज़ किए हैं, एरोबैटिक्स दिखाए हैं, तो रिक्रूटमेंट जो है बढ़ गया है, पायलट रिक्रूटमेंट। तो ये इनडायरेक्टली एक पायलट रिक्रूट करने का एक संसाधन भी है, एयर शोज़। सो इट इज़ एक्चुअली मच मोर देन जस्ट फ्लाइंग अ मशीन एंड ऑल दैट। उसके बहुत सारे, जैसे कहते हैं, इंटेंजिबल्स हैं, रिक्रूटमेंट, मोराल, डिस्प्ले ऑफ द ह्यूमन परफॉर्मेंस। एक्चुअल जंग में तो मेरा ख्याल है इतनी ज़रूरत शायद ना ही पड़ती। आजकल के जो जंग में आपने देखा ही है कि ज़्यादातर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर या वियतनाम वॉर वाले जो फाइटर मनूवर्स सब होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि अभी जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ गए हैं, और वो पूरा गेम जो है बदल गया है कि आप अपने एडवर्सरीज को विजुअली नहीं देख सकते, आप रेडार पिक्चर देखेंगे, और हो सकता है कि रेडार आपका नहीं हो, कहीं और से आ रहा हो इन्फॉर्मेशन, तो आप मतलब एक ब्लाइंड लॉन्च करेंगे और कोई और उसको डायरेक्ट करेगा। उस तरह का एक साइंस फिक्शन टाइप का एक ज़माना आ गया है। इस बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस तरह के मनूवर, जैसे रशियन जो है पास मास्टर्स है, मैंने देखा है कि कैसे वो सुखोई 27 में पहले वो एक कोबरा मनूवर टाइप का करते हैं, जैसे कि जहाज ऐसे जा रहा है और सडनली वो रुक जाते हैं ऐसे, और फिर एक कोबरा की तरह ऐसे नाक की तरह वो आगे ऐसे चलता है। उस तरह के मनूवर्स रशियंस का कहना है ये इससे वो मिसाइल्स को डॉज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली असंभव है। इट्स जस्ट कहने की बातें हैं, बट इट इज़ नॉट सो मच अबाउट, जैसे कि आपने कहा, एयर कॉम्बैट में इसकी कोई ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। ज़्यादातर ये लोगों को आकर्षित करने के लिए होता है। लोग आकर्षित होते हैं, कंपनियां भी आकर्षित होती हैं जो खरीदने आती हैं। हाँ, क्यों नहीं। कंपनीज के लिए तो एक बहुत ही एक जैसे एक शो विंडो है। आप समझ लीजिए, अगर एक ऑटोमोबाइल एक्सपो, एक तो उसमें स्टैटिक डिस्प्लेज होते हैं, अगर आप एसयूवीज दिखा रहे हो, अगर आपके इस मोटर शो में अगर एक क्रॉस कंट्री आपने टेरेन बना दिया और वहाँ पे वो गाड़ी चल रही है, तो मतलब आपको वहीं पर डिस्प्ले मिल जाता है कि भाई ये देखो, ये बहुत ही एक अच्छी एक गाड़ी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है। हमें भले मैं इसे ऑफ रोड ना चलाऊं, बिल्कुल, लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस में आ जाता हूं कि अगर मैं खरीद लूं तो कभी तो चला ही लूंगा। जैसे वो चाइनीज ने अभी किया था, वो देखा हुआ वो सीढ़ियों पर। बिल्कुल, जैसे वो रेंज रोवर ने उसको किया, चाइनीज ने भी ठीक उसी तरह से। इट्स बेसिकली अबाउट टेस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ मशीन, वही है सारा गेम। हमारी एयरफोर्स दुबई में क्यों पार्टिसिपेट कर रही थी, उनका क्या कारण था? देखिए, तेजस इट्स अ हाई प्रेस्टीज प्लेटफॉर्म जो पिछले कुछ साल में 5-6 साल में जो थ्रस्ट दिया है हमने एक्सपोर्ट्स के लिए। हमारे पास पहले तो बहुत कम एक्सपोर्ट्स होते थे, ज़्यादा उतना फोकस भी नहीं था, लेकिन अब चल के अभी सरकार का ये रवैया है कि मतलब आप जितना ज़्यादा हो सके आप एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आने से क्या होता है कि ये P5 नेशन जो 5 कंट्रीज जो है वो कैसे, उनका कैसा चलता है, दे हैव मास्टर्ड ऑल मिलिट्री हार्डवेयर, सब टेक्नोलॉजी है,
और अब वो एक्सपोर्ट के जरिए कि से फॉर एग्जांपल यूएस एयरफोर्स की जो डिमांड है 100 एयरक्राफ्ट की, वर्ल्ड डिमांड होगा 1000 एयरक्राफ्ट, तो वो तो कम से कम 500 एयरक्राफ्ट तो ले ही लेंगे। तो इतना फ़ायदा होगा उनको कि दे आर एबल टू डेवलप न्यू वर्जन्स ऑफ दैट सेम एयरक्राफ्ट यूजिंग द एक्सपोर्ट सेल्स। तो हमारा क्या था आज तक कि वीवर एक ही कस्टमर था, इंडियन एयरफोर्स, और क्योंकि एयरफोर्स नहीं ले रहे HAL या का। HAL का एक सिंगल ये है, जो जहाज बना रही है, जो तेजस बिल्कुल। बनाती है। हाँ। So now the thing is that you get them to focus on exports ताकि there will be some, एक तो इनकम आ जाएगी, अब you can sell it to other countries, you can say that इतनी कंट्रीज में आपने इसको एक्सपोर्ट किया, इट इज़ गुड फॉर द इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए Make बहुत in अच्छा है, मेक इन इंडिया जो कहते हैं उसको, इट्स गुड फॉर ब्रांड इंडिया इन डिफेंस में। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हमने एक्सपोर्ट किया, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, फिलीपींस को हमने। सो इस तरह से हम कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आकाश मिसाइल, LCA तेजस, अर्जुन टैंक, ये सब एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और LCA तेजस इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे एयरफोर्सेस जो हैं एशिया में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में अपने पुराने जो जहाज़ हैं वो रिप्लेस करना चाहते हैं, जो फोर्थ जनरेशन है, पिछले सदी के, जो 1970s 80s के ज़्यादातर मिग 21 उसको सब रिप्लेस करना चाहते हैं, F4 फैंटम्स। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जो नए जहाज़ आ रहे हैं वो बहुत ही कीमती जहाज़ हैं, दे आर ऑल $70-80 मिलियन। तो ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स आ गए, जैसे कि LCA तेजस, जिसके कॉस्ट कुछ है $30-40 मिलियन पर प्लेन। और इसके कंपटीशन में चाइना ने एक ये JF-17 निकाला है, जो पाकिस्तान के साथ जो इज प्राइमरली फॉर पाकिस्तान, बट अभी वो दोनों मिलके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश को बेच रहे हैं, बांग्लादेश को बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मलेशिया को भी शायद देंगे ये। और ये इन दोनों जहाज़ों के बीच में बराबर का टक्कर है, JF-17 और LCA तेजस, जो दे आर ऑलमोस्ट इन द सेम क्लास, ऑलमोस्ट इन द सेम कैटेगरी। तो इट्स अ वेरी इंटेंस कंपटीशन। तो इसीलिए हम उसको ज़्यादातर ये कर रहे हैं, इट्स बीइंग पुश्ड वेरी एक्टिवली साउथ अमेरिका में। अभी आपने बात की ना सर, मैं टोक के पूछ रहा हूँ JF की, ये किसका इंजन लगा रहे हैं? रशियन इंजन लगा रहे हैं। रशियन इंजन, बिल्कुल। मतलब ना इसमें चाइनीज इंजन है ना पाकिस्तानी? नहीं, रशियन इंजन है। और हम लगा रहे हैं अमेरिकन इंजन। मैं पढ़ रहा था तेजस के बारे में, तो मैंने ये देखा कि जितने हमें चाहिए उतने हमें मिले नहीं अभी तक। स्क्वाड्रंस जितने होने चाहिए उतने पूरे भी नहीं हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने कावेरी इंजन डेवलप नहीं किया, जो स्वदेशी इंजन है, इस पर हमने बहुत बात की पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट बहुत चला। फिर हमने यूज किया अमेरिकन इंजन, वो भी हमें पूरे नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से गति जो है बढ़ नहीं रही है हमारी। अब मैं समझना चाह रहा हूं कि वो हमें इंजन तो दे नहीं रहे, क्योंकि उनका ये कहना अमेरिकन का कि हमारे पहले पूरे हो जाएं। हम तेजस के एक्सपोर्ट पर इतना क्यों उतारू हैं जब हमारे स्क्वाड्रंस पूरे नहीं हो रहे? अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और कई सारे लोग भी यही पूछ रहे हैं कि जब हमारे खुद के स्क्वाड्रन नंबर इतने लो हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बट द थिंग इज दैट आप वेट नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 200 जहाज की ऑर्डर हमने ऑलमोस्ट 180 जहाज के दे दिए हैं हमने HAL को। बट वी कैनॉट वेट फॉर एक्सपोर्ट्स टू बी हॉल्टेड उस टाइम की, कि हम सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को ही देंगे तब तक। यू विल हैव टू फाइंड अदर वेज, कि अगर हमें एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया हो एक तेजस का, यू विल हैव टू फाइंड अनदर वे। आप दूसरे कंपनी को दे दीजिए इसको, HAL शुड ओपन अप अनदर असेंबली लाइन। वो तो ऑन द कॉन्ट्ररी वो काफ़ी पॉजिटिव है, उनको लगता है कि अगर हमें ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ गए तो हम दोनों को दे सकते हैं, वी कैन मीट इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स। कौन कह रहा है? HAL का मानना जिसने अपना अभी पहली डिमांड पूरी भी नहीं की इंडियन एयरफोर्स की। जी, उनके काफ़ी सप्लाई चेन इश्यूज हैं तेजस को लेके, एंड जिसको लेके इंडियन एयरफोर्स बहुत नाराज़ है, क्योंकि आज बयान आए थे। बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस साल के शुरुआत में बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि देखिए आपने इतने प्रॉमिस किए थे, हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक, जहाज़ नहीं आए। तो इनफैक्ट अभी तो ऑलमोस्ट साल निकलने आ रहा है, लेकिन उनके पास एक भी Mark 1A जहाज़ नहीं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम दुबई जैसे एयर शोज में जाके ग्राहक ढूंढ लेंगे और फिर हम उनकी डिमांड भी पूरी कर देंगे। You have to find a thing, like मैं कह रहा था कि you have to be in the market। ये जो गेम है आपको खेलना ही पड़ेगा, even if
इट इज़ इफ इट इज़ अ सिचुएशन कि आपके खुद के रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, आपको ये गेम खेलना ही पड़ेगा। और जैसे कि पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है, वो अपने पूरे उनके भी नहीं हो प्रोडक्शन रहे हैं। पूरे उनके नहीं हो रहे, उनके प्रोडक्शन लाइन से निकाल के वो दे रहे हैं अजरबैजान को। हाँ, वो आ गया था न्यूज़ अभी रिसेंटली, कुछ 6-8 जहाज उन्होंने प्रॉमिस किए, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग कि फॉरेन कंट्रीज ये वेट नहीं करेंगे कि भैया आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दो, उसके Obviously. बाद हम देखेंगे। भाई हमें तो आज ही चाहिए, कल ही चाहिए, तो आपको आप दे सकते हो तो दे दीजिए। सो दिस इज इट्स अ टेस्ट केस। और मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि आज तक इंडिया ने फॉर वेरियस रीजंस, एक तो वी डिडंट मेक एनीथिंग, खुद का अपना कुछ सामान नहीं था जो बना रहे थे, जो हम बेच सकते थे, और जो भी हम बेच रहे थे बहुत ही लो टेक्नोलॉजी, पैराशूट्स या टेंट्स और एम्यूनिशन वगैरह, जो कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना सकती है। वो हाई टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ हम बना रहे थे बहुत कम बना रहे थे, और इसीलिए हमने उस तरह के स्ट्रक्चर्स भी नहीं क्रिएट किए थे कि एक्सपोर्ट कैसे होगा। और ये मैं एक्चुअली देखता हूँ जब भी मैं एयर शोज जाता हूँ, डिफेंस एग्जीबिशन जाता हूँ, ये एक तरह के एक सरकारी एटीट्यूड है इसको लेके। आप इंडियन स्टॉल में जाइए, हमेशा खाली मिलेंगे आपको। लोग निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए, स्टॉल ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, लोग आके चले जाते हैं देख के। वेयर एज अदर स्टॉल्स में आप जाते हो, खास करके जब प्राइवेट सेक्टर जिसने अपने खुद के पैसे लगा के वो स्टॉल डाल दिया, वो मतलब एकदम पैशनेट है, लोगों को खींच के ला रहा है अपने स्टॉल पे, देख लीजिए मैं ये सब कर रहा हूँ, राइट। तो वो एक सरकारी माइंडसेट भी है जो हमें पीछे ये कर रही है, जस्ट कीपिंग अस बैक। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक्चुअली आगे चल के देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप की। तो खैर मेन टॉपिक पे तो आऊँगा, पर जी। फिर मेरे मन में एक दो सवाल हैं, वो पूरे कर लूँ। एक तो ये कि अभी आपने कहा कि हम जो बना रहे थे वो कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना ही लेगी। जी। ये अज़रबैजान जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में ये भरोसा कहाँ से आता है अब कि हम अपने जहाज़ों की रिक्वायरमेंट किसी अमेरिका, किसी फ्रांस या किसी रशिया से पूरी ना करके इन देशों से पूरी करें कि भाई भारत रूस ने मिलकर कुछ बना दिया, ये ले लेते हैं, या पाकिस्तान चीन ने बनाया, ये ले लेते हैं। ये अचानक से ये नया मार्केट उन्हें कैसे दिखाई देने लगा? ये लोग कैसे स्पॉट कर लिए उन्होंने? आई थिंक एक सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लेते हैं जब आप आर्म्स खरीद हथियारों की खरीदारी करते हैं, वो है कि रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर आप देखते हो। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन इंडिया ने लिया है आज तक, ये है कि हम अमेरिका से फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, बाकी सब कुछ लेंगे, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, फाइटर जेट का इंजन मिलेंगे, लेकिन पर गलती फाइटर जेट हम नहीं लेंगे। फाइटर जेट नहीं लेंगे, लेकिन फाइटर जेट के इंजन लेंगे। ये गलती हमने कर दी है, और 10 साल पहले उसका हम एक बहुत भारी सजा भुगत रहे लेकिन हैं। जब किया है तो कुछ सोच के किया होगा। उनको लगा कि अमेरिकन जो है हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर वगैरह वगैरह क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि भैया जब हम अमेरिकन के पास जाते हो तो माल खुजाने लगते हैं, भाई सप्लाई चेन इशू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं भाई? तो इस तरह के जो एक प्रेशर टैक्टिक्स वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि और देश हमारे साथ यूज़ नहीं करते। जैसे रशियंस ने अभी आज तक सप्लाई करते वक्त हमें नहीं पूछा, फ्रांस ने कभी नहीं किया। इसीलिए अभी जो है सरकार के अंदर एक तरह से एक जागरण हो गई है, या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी हो गई कि यार शायद हमें फ्रेंच इंजन लेना चाहिए था। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमसे भी थोड़ा पिछड़े हुए देश है इस मामले में, तकनीक में, वो जब ये भरोसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी तो बात है ही कि हिंदुस्तान की तरफ भरोसा है कि ये हमें जहाज़ दे सकते हैं, या पाकिस्तान की तरफ भरोसा भी है कि ये भी दे सकते हैं। उनका भरोसा कम से कम अब उन विकसित देशों से थोड़ा कम हुआ है जो हमेशा दादा बने हुए थे कि हम ही बेचेंगे। राइट। ये तो एक अच्छी बात है। बिल्कुल। मगर इन देशों के साथ चुनौती ये है, हमारे जैसे या पाकिस्तान जैसों की, कि इनके अपने पूरे नहीं है। राइट। और लगातार ये संघर्ष में भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि सीमाएं एकदम शांत हो गई हैं तो अपने भी पूरे हो जाएंगे, पहले दूसरे पूरे कर लो। बिल्कुल। सो अभी बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अभी जैसे टर्की जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव एक हथियार बनाने वाली देश बन के निकली है। चाइना जो है आज तक इट वाज इम्पोर्टिंग ऑल इट्स वेपन्स, लेकिन क्या हुआ है कि अब 20 साल पहले की अगर आप बात देखोगे, 2005 में चाइना नंबर 1 इम्पोर्टर था, आर्म्स हथियारों का इम्पोर्टर, और इंडिया नंबर 2 था।
20 साल बाद अब जो है चाइना शायद नंबर 5 या नंबर 6 आर्म्स एक्सपोर्टर बन चुका है। हम अभी भी सेकंड नंबर पे हैं हम। यूक्रेन जो है लेकिन सबसे बेचने हम भी लार्ज लगे हैं। हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं। ब्रह्मोस हाँ। बेच रहे हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने उसको सेल किया है। बहुत सारे देशों को चाहिए वो, खासकर कि जब ये सिंदूर के बाद परफॉर्मेंस दे के लोग मतलब लाइनें लग गई हैं इस ब्रह्मोस के लिए, तो उस तरह का बहुत इंटरेस्ट आ गया है। बड़ी बुरी बात भी वैसे हाँ कि एक्चुअली परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें हथियार खरीदने के लिए देशों के बीच युद्ध भी चाहिए। बिल्कुल इसी अभी ये नहीं तो क्या बताओ क्या अब नितिन, ये आर्म्स ट्रेड जो है बहुत ही एक बेरहम ट्रेड है और मैं उसे एक्चुअली फर्स्ट पर्सन व्यू में देख चुका हूँ। मैं एक कई साल पहले 25 साल पहले मैं लंदन में था एक चीवनिंग स्कॉलरशिप पे, तो मुझे एक हथियारों को बेचने वाले को मिल गया था मैं। और लंदन जो है जैसे आप जानते हैं एक लिटरली इट्स द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द आर्म्स बाजार, वर्ल्ड कैपिटल है। और ये आदमी जो है इंडियन ओरिजिन था। ये वो बेच रहा था यूक्रेन का, वो दलाल था, आर्म्स डीलर था। और वो बेच रहा था इधर अफ्रीका में, वो एरिट्रिया में, शायद एरिट्रिया में वो सुखोई 27 और पायलट्स दे रहा था। और रशियंस एथियोपियंस को मिग 29 और पायलट्स दे रहे थे। वो कह रहा था यार भाई ये तो सब चलता रहता है, मुझे पता है कौन बेच रहा है क्या चल रहा है ना, हमें क्या है, हम तो पैसे से मतलब है। और ये इस तरह का मतलब इस तरह का कट थ्रोट जो ट्रेड है वो कोई और ट्रेड नहीं है। शायद कसाई का ट्रेड जो मीट एक्सपोर्टिंग वो नंबर 2 पे आता है। वो शायद नंबर 2। ये यहाँ पे आपको मारेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दवाई वाले भी हैं उसमें, ड्रग्स वाले भी। ये बात मुझसे जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कहा बहुत साल पहले। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने ठीक यही कहा, आर्म्स ट्रेड, हथियारों का ट्रेड जो है बहुत ही एक 2 नंबर का ट्रेड है। क्योंकि हमने कारगिल के टाइम पे देखा कि जो लोग आके हमें हथियार बेच रहे थे, एम्यूनिशन बेच रहे थे 155 mm शेल, वो पाकिस्तान को जाके वही बेच रहे थे। और जैसे किसी ने कहा कि ये फ्रेंच जो है यहाँ आके पाकिस्तान को सबमरीन्स बेचेंगे और फिर आके हमारे पास वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर की जो है वो बेचेंगे। तो सारा गेम तो यही है कि लोगों को आप लड़ाते रहिए और हथियार बेचते रहिए। ये जो घटना हुई सर, इसके बाद लोग गूगल करने लगे हैं तेजस को। जी। उस जहाज में ऐसा क्या खास है कि हम उसे बेचना भी चाहते हैं और हम उसे अपनी एयरफोर्स में बड़े पैमाने पर शामिल करना चाहते हैं? वो इतना विशेष क्यों है? एक जो है इट इज 1-on-1 रिप्लेसमेंट फॉर द मिग 21। ओके, जैसे हालांकि मना कर दिया है अभी हमारे संसद में। हाँ, कि हम ऐसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरह उसे शामिल कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं मानिए आप। अब मिग 21 तो आपने पूरी तरह से रिटायर कर दिया। इट वाज एक्चुअली मेंट टू रिप्लेस कि एक मिग 21 उड़ जाएगा और उसको रिप्लेस करेगा एक तेजस। सारे मिग 21 निकल गए हैं, लेकिन अभी भी पहले तो यही धीरे धीरे आ रहे हैं तेजस। द आइडिया इज दैट यू नीड अ लो कॉस्ट फाइटर, लाइट फाइटर, जो आप नंबर्स में खरीद सकते हैं। कि सारा जो गेम है इट्स ऑल बजट्स। आप चाहते हैं इफ़ यू हैव से जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर आप एक टैक्सी ऑपरेटर, यू हैव अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, आप विल यू हैव ऑल मर्सिडीज? नहीं, आप तो ऑल्टो ही खरीदोगे। 80% ऑफ योर फ्लीट विल बी ऑल्टो, जो मतलब डेली रनिंग के लिए जिसकी या डिमांड ज़्यादा है, यू नो, विल डू द रनिंग। इट्स अ लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म, ज़्यादा वर्क हॉर्स टाइप का है। मर्सिडीज आप रखोगे फॉर स्पेशल ओकेजन्स, ये वो मतलब VIP इसके लिए, वो हाई एंड टाइप का। तो इस तरह के 2-3 किस्म के फाइटर जहाज, ठीक उसी तरह से एक जो है लाइट फाइटर होंगे जो विच विल बी यूज्ड यू नो एवरी डे, विच विल बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रोल्स। एंड उसको उड़ाने में उतनी कॉस्ट नहीं होगी, खरीदने में उतनी कॉस्ट नहीं होगी। इट विल बी अ लो कॉस्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मिग 21। मिग 21 क्यों इतना सक्सेसफुल रहा? क्योंकि इट्स अ लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स अ लाइट 8 टन्स 9 टन्स उस कैटेगरी में। तो ये जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 8-9 टन्स की जो कैटेगरी में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको इसीलिए बोला है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इन दैट लोएस्ट लाइटेस्ट कैटेगरी, सिंगल इंजन, बट इट्स अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कि आप उससे एयर टू एयर ये कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप
तरह तरह के आप यूटिलिटीज़ ये कर सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म. इसीलिए बहुत सारे लोग स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड ऑल वांट एयरक्राफ्ट लाइक दैट. फिर आप अगर ऊपर चलोगे देन यू हैव द सुखोई 30 हमारे जो फ्लीट में. अनफॉर्चुनेटली अभी जो है सबसे ज़्यादा जहाज़ जो हमारे पास है इंडियन एयरफोर्स में वो Su-30 है. 270 जहाज़ करीब हैं हमारे पास. एंड देन द अल्टीमेट द टॉप मोस्ट लेवल इज़ योर रफाल, जो कॉस्टली भी है बट उसकी जो यूटिलिटी उतनी ज़्यादा, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट. इट इज़ गॉट एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस, एयर टू एयर, लॉन्ग रेंज वगैरह. सो इट्स बीन बॉट फॉर अ थिंग. तो इफ़ यू लुक एट इट, द इंडियन एयरफोर्स की जो प्लानिंग है इस तरह से है कि जो वर्क हॉर्स हो गई वो नीचे का सारा हम भरते हैं. नीचे का, हाँ बिल्कुल. एंड देन जैसे ऊपर चलते हो यू हैव Su-30s एंड देन उससे ऊपर इट विल बी द रफाल पिरामिड. इस तरह का एक पिरामिड दे हैव इन देयर माइंड्स. ये तो मैं समझ गया. अब ये जो घटना है 21 नवंबर की, उसके क्लिप्स आपने भी देखे होंगे. अब तो बहुत सारे आ रहे हैं, लगातार अपडेट हो रहा है. हम नहीं समझते उस तरह से, हम तो उसे दुखद घटना है. पहले अमेज होकर देख रहे थे, फिर धीरे धीरे प्रोसेस हुआ कि उसमें पायलट नहीं रहे हमारे, फिर बहुत दुख हुआ. लेकिन आप एक एक्सपर्ट के तौर पर जब देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, आप किस नतीजे पहुंचे हैं? पायलट के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा? लैंडिंग क्यों नहीं हो पाई? इजेक्ट क्यों नहीं हुए वो? आपकी क्या है समझ? So Nitin, मुझे पहले लगा there was some engine malfunction ऐसे, because last year also there was the first crash जो तेजस था, it was a technical defect. वो court of inquiry, fuel नहीं पहुंचा था, इसलिए the engine seized and they had a problem there. And that was the first crash. So तेजस का सबसे पहला जो crash था 2024 में हुआ था, मार्च में, during an exercise. और ये 2001 से उड़ रहा है. 2001 से. सो दैट वे इट्स अ वेरी सेफ, सफलतापूर्वक 10,000 से ज़्यादा घंटे उड़ा चुके हैं वो विदाउट एन एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग जो कहते हैं. सो इट्स आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, जिस तरह से भी आप देखो LCA तेजस का इट्स अ वेरी रिलायबल एयरक्राफ्ट. और जिस पायलट ने भी, जिससे भी मैं बात कर चुका हूँ जो LCA तेजस को फ्लाई कर चुके हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद इट. इट्स अ वेरी user friendly aircraft. Like I was asking Air Marshal Tyagi once, who was one of the pilots, so he was saying that it is normally हम जो देखते हैं either it's a Russian platforms हम fly करते हैं या फिर Western platform, Mirage. Tejas is somewhere in between and it is very comfortable, ergonomically बहुत comfortable है. It's easy to fly. ऐसे रोक के पूछ रहे हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसका क्या मतलब है? प्लेटफॉर्म फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, it's a fighter aircraft is the platform. So he was saying that this is designed with a lot of pilot inputs. Pilots को पूछ के वो उन्होंने डिज़ाइन किया, and it's very user friendly, ergonomic वगैरह. It's comfortable for a pilot. तो इसलिए उनको बहुत आसानी है उड़ाने में. So now coming to this crash, when I saw this ये visuals पहले जो देखे, then मुझे लगा कि the pilot was doing a kind of a barrel roll, जो इस तरह से barrel roll करते हैं ऐसे घूम के, फिर then he straightens and then he comes off like this. तो हो सकता है, and this is pure speculation, court of inquiry आने के बाद ही हमें पूरे facts मिल सकते हैं. That is, they are the experts, they will tell us. But जो हमें दिखने को मिल रहा है, and based on जो भी pilot से मैंने बात किया, it seems that the aircraft को adequate altitude नहीं मिला था from the ground to carry out that last maneuver. At least he would have required maybe 40-50 more feet वो पूरी तरह से करने के लिए. और जब मैं कुछ वेटरन से बात कर रहा था, वो ठीक यही देख के बता रहे थे, अरे ये तो जो बख्शी टाइप का है इंसिडेंट. तो मैं बोला व्हाट इज़ जो बख्शी? तो बोला 1989 में जो क्रैश हुआ था, एक मिराज 2000, एक बहुत ही वेटरन पायलट थे, वेरी स्किल्ड फाइटर पायलट, विंग कमांडर जो बख्शी. एंड वो उड़ा रहे थे अक्टूबर 1989 एयरफोर्स डे के एयर डिस्प्ले पे. एंड ही वॉज डूइंग अ सीरीज ऑफ ऐसे मनूवर्स करके, ही वॉज कमिंग डाउन. और जो डाउन वाले मनूवर्स में ही कुड नॉट गेट इनफ. इट वॉज 100 मीटर्स कुछ चाहिए थे उनको, लेकिन ही कुडंट गेट दैट. एंड सो इट लुक लाइक द एयरक्राफ्ट हैड लैंड करने की कोशिश करता लाइक दैट, एंड दैट एक्सप्लोडेड. So a lot of people are saying ऐसे हुआ होगा, but we don't know yet. But it is very clear कि जो भी वो maneuver कर रहे थे, the engine seemed to be on. And in that last maneuver, उसको शायद the aircraft did not have the required clearance from the ground to complete that maneuver. तो
हो सकता है उसी इसमें कुछ हुआ. वी डोंट नो येट. आई मीन दिस is pure speculation. Court of inquiry will go into वो तो बहुत detailed in the next couple of months. पूरे सब details निकालेंगे. What is the pilot's state of mind? उन्होंने क्या खाया उस वक्त in the morning? Who did he speak with? What did he do? Flight data recorder में क्या मिला है उनको? What is the status of the engines? Everything will be gone into very very great detail. तो ये this process एक मतलब 2-3 महीने के अंदर आपको पूरी डिटेल्स आ जाएंगे. बट लाइक आई सेड कि एरोबैटिक्स जो है इट इज़ एक मैन और मशीन जब दोनों एक साथ अपनी जो परफॉर्मेंस एज को मतलब इट इज़ टेकिंग इट टू दैट एज कि पायलट ये दिखाना चाहता है कि आई कैन टेक माई बॉडी एंड माई एयरक्राफ्ट्स बॉडी टू द एज ऑफ द परफॉर्मेंस लिमिट. तो दैट इज़ द होल ट्रिक ऑफ एरोबैटिक्स. और इसी चक्कर में ये हो गया है. इट्स नॉट द फर्स्ट एंड मुझे लगता है आई मीन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. पीपल विल कीप फ्लाइंग एरोबैटिक मैनूवर्स. ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है. लेकिन थोड़ा दुख ये देखकर हुआ कि दुबई में वो एयर शो उसके बाद भी जारी रहा, जबकि बहुत दुख की लहर थी, बहुत दुखद भी था वो. उनके लिए भी होना चाहिए, आयोजकों के लिए भी. इट शुड हैव आइडियली दे शुड हैव इट वुड नॉट हैव कॉस्ट देम एनीथिंग. लेकिन वो थोड़ा मतलब एक तरह से वो बेरहमी दिखाए उन्होंने कि वो नहीं शो मस्ट गो ऑन करके एक वो ब्लैंड सा एक स्टेटमेंट लगा के वो चलाते रहे. दे शुड हैव एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट विंग कमांडर दमन सयाल के मेमोरी में दे सेड लुक वी आर सस्पेंडिंग द एयर शो. भले ही चलता रहेगा लेकिन वी विल नॉट कैरी आउट द एयर दिस थिंग. कुछ अमेरिकन पायलट्स ने ये कहा. वो बहुत they were very touched by what happened. उन्होंने actually withdraw कर दिए वो अमेरिकन डिस्प्ले टीम. they left early. और उन्हें एक डिटेल्ड the head of that flying unit मैं भूल रहा हूँ वो what his name was, but उन्होंने एक बहुत ही एक poignant मैसेज भी पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे. हम लगाएंगे. हाँ. क्यों उन्होंने ये डिसीजन दिया. एंड दे सेड दैट ये शो मस्ट गो ऑन इज नॉनसेंस. यू कैन नॉट से दैट. कल आपके साथ भी ये ठीक यही हो सकता है और आप कहोगे कि शो मस्ट गो ऑन. तो ये मुझे लगता है एक इनसेंसिटिविटी दिखा दिया उन्होंने एयर शो ऑर्गेनाइजर्स ने. द आइडियल थिंग टू डू वुड हैव बीन टू सस्पेंड द फ्लाइंग. पर जो ये घटनाएं ऐसे घटती हैं, विदेशी धरती पर घटी है, हमारे साथ हुई है, इसकी जांच किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? जैसे यूएई की GCAA के हाथ में आएगी या हमारी एजेंसी जांच करेगी, मिलके करती हैं, क्या होता है, प्रोसीजर क्या है? हमारी एजेंसी करेगी. इंडियन एयरफोर्स विल डू इट with inputs from this GCAA. Yes, GCAA. So because the crash is our aircraft, it is our pilot, but inputs सब वहीं से आएंगे. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि इसमें क्या कुछ ब्लैक बॉक्स जैसा नहीं मिलता है जिसमें बात हो रही हो तो हमें पता चले कि हुआ क्या. फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, इट इज देयर. वो पूरा डिटेल्स होगा उसमें. व्हाट द परफॉर्मेंस इज, व्हाट द हाइट वाज, व्हाट द इंजन रेवोल्यूशन कितना वो कर रही थी, व्हाट एवरी सारा जो डिटेल है उस FDR में होगा. सो that's a given and that has been recovered. तो वो एनालाइज करेंगे उसको, बट दे विल गो इनटू वेरी ग्रेट डिटेल्स अबाउट दिस. उसमें ये भी पता चल जाता है कि कोई चूक पायलट से हुई या ये जहाज की ही कोई तकनीकी खामी थी. एवरीथिंग विल बी एनालाइज्ड. उसमें सब पता चलता है. सब पता चल जाएगा. कभी ये नहीं होता होगा, जैसे मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ एविएशन पे, बहुत बार ये भी होता है कि बहुत बहुत सालों तक कभी पता नहीं चलता है कि हुआ ही क्यों था. लेकिन जो आप वो मैं कमर्शियल फ्लाइट्स के हवाले से कह रहा हूँ जो अचानक समंदर में चले गई या कुछ भी. MH370 उस हाँ, पर अब तो बहरहाल पता चल भी रहा है उनका. मगर इसमें आप ये कह रहे हैं इसमें पता चल ही जाता है. बिल्कुल. there's no way that it cannot go unknown. It won't be an unknown crash. आपका एक लेख है उसमें आप 1989 वाले मिराज 2000 क्रैश की भी बात कर रहे थे, है ना. और अभी भी ये हुआ. जब ये तादाद या संभावना इस तरह की हो, हम कोई ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं ढूंढ लेते कि अपने जहाज़ों की जो परफॉर्मेंस है, जो हम ऑफ़र करते हैं, वो किसी और तरह बता सकें, दिखा सकें. इंसानी जान की कीमत पर ये करना कितना ठीक है? नहीं, बिल्कुल. आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू. यू शुड कंटिन्यू एरोबैटिक्स फ्लाइंग, लेकिन मे बी थोड़ा और गार्ड रेल्स के साथ. मे बी वी नीड मोर सुपरविजन. उसकी ज़रूरत है कि बहुत सारे कुछ ऐसे फ्लाइट सुपरवाइजर्स जो थे, जो शो इंचार्ज है
मैं उनसे बात कर रहा था, वो उनका ये मानना था कि मे बी वी नीड नॉट फ्लाई सो क्लोज टू द ग्राउंड, उस टाइप का जो नोन रिस्क है वी कैन अवॉइड दैट। तो विद गार्ड रेल्स मैं कहता हूँ कि इसको वी शुड नेवर स्टॉप एरोबैटिक डिस्प्लेस, दैट इज द लाइफ ऑफ एयर शोज। कि बिना एरोबैटिक डिस्प्लेस के एयर शो में कोई जाने, तो फिर एयर शो और मोटर शो में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, दोनों एक जैसे होंगे। विमान ऐसे धरती पे खड़े हैं और यहाँ मोटर कार धरती पे खड़े हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फ्लाई देम, बट रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप ये कर सकते हैं कि मे बी यू डोंट नीड टू फ्लाई। ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हैं, जैसे कि 1980s में रामिनस्टाइन एयरबेस में 1988 या 89 में, आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस वक्त स्कूल में था। आप तो और पहले चले गए, शायद पाकिस्तान में भी उनके एयरफोर्स डे पे हुआ था, JF-17 क्रैश हुआ उनके था। भी यहाँ हुआ है। एक वो विंग बहुत ट्रोल कर कमांडर, रहे थे, बिल्कुल, लेकिन वो भूल गए कि उनके यहाँ भी हुआ था अभी। उनके साथ भी हुआ है ये लेकिन ये रैमस्टाइन वाली जो वेस्ट जर्मनी वाली क्रैश है, आई थिंक इट वाज एन इटालियन एरोबैटिक्स डिस्प्ले टीम, जो 3 जहाज एक साथ क्रैश हुए। वो ऐसे वो ये कर रहे थे, दे वर यू नो फ्लाइंग थ्रू, दे वर डूइंग दैट हार्ट यू नो हैट मनूवर, दो ऐसे एक जहाज ऐसा करता और दो उसके बीच में से निकल जाते। तो इसमें ये तीनों जहाज जो है टकरा गए, और द वर्स्ट पार्ट इज द पीपल ऑन द ग्राउंड, वो सारा जो उन पे गिर गया, मलबा गिरा, फ्लाइंग वो फ्यूल जो है, 70 लोगों की मौत हो गई उसमें। तो इट्स अ टेरिबल क्रैश, बहुत खतरनाक। फिर उससे ज़्यादा आई थिंक देयर वाज अनदर वन आई रिमेंबर इन यूक्रेन में भी ऐसे कुछ साल पहले एक ऐसी घटना हुई, 30-40 लोग बाई स्टैंडर्स। इसमें आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हाउएवर ट्रैजिक द क्रैशेस, विंग कमांडर रमन सयाल को हमें ये करना चाहिए, वी मस्ट कमेंड हिम कि he ensured that aircraft did not come anywhere. भीड़ से बहुत दूर थे, भीड़ से वो बहुत दूर निकल गए, and he लोगों का ये भी कहना है कि steered it away from the crowds that we don't know court of inquiry वो साबित करेगी। पायलट पर ऐसे एयर शोज में कितना प्रेशर रहता है, क्या उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, ब्रीफिंग क्या होती है, मतलब कुछ समझा सकें अगर आप? See that it's a very high प्रेशर होता होगा, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। It is देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। You're representing the country, you're in a foreign thing, and आप you know so बहुत ज़्यादा तो प्रेशर है, but you know that I keep saying that ये fighter pilot जो है, it is like one of the most physically fit Indians। आप अगर जब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में अगर आपको एस्ट्रोनॉट्स चुनने हो, तो ये इधर से तो आएंगे, यहीं से तो आएंगे, फाइटर फ्लीट से तो आते हैं। टेस्ट पायलट्स तो ही बनते हैं एस्ट्रोनॉट्स, कहीं नॉर्मल आर्म फोर्सेस या लोग नहीं जाते हैं। इट्स एक्सेप्शनल, वैज्ञानिक नहीं जाते, वो जो सब ये प्लान करते हैं जाते यही लोग हैं, क्योंकि उनकी जो फिजिकल फिटनेस ये है। और जब पायलट्स जिनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जो सेंट्रीफ्यूज में डाल के उनको जो टेस्ट दिया जाता है, दे आर ट्रेन्ड, देयर बॉडीज आर ट्रेन्ड टू टेक 9 Gs, 8 और 9 Gs, और हर तरह की जो टेस्ट। 9G का मतलब है कि 9 times द वेट ऑफ द ग्रेविटी। नॉर्मली हम जब चलते हैं 1G का 1 पे हैं, ये जो है 8 और 9 तक वो अपने बॉडीज को ये करते हैं, दे ट्रेन देयर बॉडीज टू टेक दैट काइंड ऑफ थिंग। बिकॉज आप जब फ्लाई करते हो फाइटर फ्लाइंग में, जो पुल्स और प्रेशर्स जो आप यू नो पॉजिटिव G आप लेते हो, जब आप ऐसे जा रहे हो, नेगेटिव G जब आप उल्टे होते हो, तो उसमें भी है यू नो लाइक द ब्लड रशेस इनटू योर हेड, उसे वो G शॉक, G लॉक भी हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स यू नो फाइटर पायलट्स को पूरी तरह से वो ट्रेन करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स सो एक्सपेंसिव। पायलट्स को ट्रेन करना इतना ये है, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, एंड दैट इज़ व्हाई लॉस ऑफ अ पायलट यू नो इट्स द बिगेस्ट ब्लो। मैं कहता हूँ कितने भी जहाज आपने गवा दिए, नो प्रॉब्लम, वी कैन रिप्लेस, दे आर ऑल रिप्लेसेबल। बट एक पायलट जो है, अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन ट्रेजेडी ऑफ यू नो लॉस ऑफ अ लाइफ, लॉस ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर, but it is the kind of training that has gone, you know, आपने एक फाइटर पायलट को बनाने में, जैसे विंग कमांडर सयाल है जो इतने साल से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, 15-16 साल, कितने मतलब पूरी देश की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे है, यू नो। एंड दैट इज़ व्हाई आई ऑल्सो थिंक दैट एयर शोज एक अलग सी जो ट्रेजेडी है एयर शोज की, एक दूसरे लेवल पे है। जब आप देख रहे हो आपके सामने एक देश का जो है, इट्स लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, and the pilot also is, so it really hurts, you know, when you see that pilot
वो कौन सा मोमेंट होता है जब पायलट तय कर सकता है कि अब वो इजेक्ट करेगा, अब वो इस जहाज़ को छोड़ देगा? हालांकि ये हम सबको पता है कि चाहे पानी का जहाज़ हो, हवाई जहाज़ हो, कोई भी हो, एक ट्रेनिंग होती है कि नहीं, या इसके ये मेरा है, मैं इसका हूँ, हम साथ हैं। लेकिन स्प्लिट सेकंड रिएक्शंस होते हैं, जैसे क्योंकि द पायलट्स आर फाइटर पायलट्स आर सो हाईली ट्रेन, उसकी जो रिफ्लेक्सेस है स्प्लिट सेकंड्स में हम सोच भी नहीं सकते जितनी जो ट्रेनिंग दिया जाता है उनको। फॉर इंस्टेंस जैसे कि आप अगर ग्राउंड से आप इजेक्ट कर रहे हो, इट्स पॉसिबल। एक 0-0 जो कॉन्सेप्ट है, 0-0 इजेक्शन, इसका मतलब है 0 स्पीड 0 ऑल्टीट्यूड। आप स्टेशनरी हवाई जहाज से भी आप इजेक्ट कर सकते हो। हाँ, सो सीट शायद yeah, प्रेशर से बाहर it's होती like in 2 seconds. So an ejection decision जो आप लेते हो, that is again a split second decision. आपको if for instance if your aircraft has been picked up by an enemy missile और आप देख रहे हो मिसाइल आ रहा है, तो immediately you have to pull the ejection. If you know कि आप एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हो कि you cannot evade the missile, तो you have to eject. So that is what that decision is. That split second decisions आपको लेना पड़ता है. And here also, I think the court of inquiry will go into the thing कि ऐसे क्या situation थी वहाँ पर कि विंग कमांडर सयाल ने इजेक्ट नहीं किया हो, because it's fully capable of ejection. LCA तेजस, जैसे मैं कह रहा था, it's a 0-0 ejection thing. 2 सेकंड के अंदर it will initiate the whole thing. बाहर हो जाता है. So at which point did he realize that? जैसे कि आई हैव अ पर्सनल स्टोरी ऑल्सो कि मेरे एक बचपन के मित्र थे जो नेवी में थे, एरोबैटिक्स कर रहे थे वो। इंडियन नेवी के सागर पवन एक दस्ता था उनका जो एरोबैटिक्स कर रही थी, जैसे कि सूर्य किरण है इंडियन एयरफोर्स में। ये सागर पवन करीब 15 साल पहले सिकंदराबाद में इस तरह की एक डिस्प्ले कर रही थी, जब एक इन्वर्टेड बॉम्ब बर्स्ट करके एक मनूवर है जहाँ से सारे जहाज ऊपर जाते हैं और फिर एक साथ नीचे आके फिर स्प्लिट होते हैं 4 डायरेक्शंस में। तो उनका एक जहाज जो था, 2 पायलट्स थे, वो को पायलट थे, उनके जो कमांडर मौर्य थे उनके साथ बैठे थे। वो ऐसे गए एंड इनफैक्ट दे वर सपोज टू पुल अप लाइक दिस, लेकिन काफ़ी उनको हाइट नहीं मिला और वो एक बिल्डिंग में जाके टकरा गए। एंड उससे पहले मेरे जो मित्र थे वो उनका नाम लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल नायर है, उन्होंने इजेक्ट किया। अगेन लाइक यू आस्क्ड, स्प्लिट सेकंड, 2 सेकंड के अंदर आप देख सकते थे कि जहाज ऐसे नीचे आ रहा है एंड इमीडिएटली ही इजेक्टेड, बिकॉज उनको सामने दिखा कि ही मस्ट हैव टोल्ड, कमांडर ने उसको बोल दिया कि तू इजेक्ट हो जा, मैं निकाल देता हूँ जहाज को। सो ही इजेक्टेड, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट हैव ऑल्टीट्यूड, उनकी पैराशूट जो है डिप्लॉय नहीं हो गया पूरी तरह से, एंड ही एक्चुअली खुला नहीं और वो हाई टेंशन वायर्स में गिर गए, इलेक्ट्रिसिटी। सो इट वाज दैट क्लोज, इट्स दैट क्लोज टू लाइफ एंड डेथ। और whenever I look at that thing, I just think that few more feet, अगर 40 से 50 फीट और ऊपर होता तो शायद राहुल बच जाते। तो दैट इज हाउ द थिंग इज, दिस फाइटर फ्लाइंग एक मतलब स्प्लिट सेकेंड है, स्पीड, ऑल्टीट्यूड, रिफ्लेक्सेस, ये सब उसी का एक पूरा एक मेल है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो चैलेंजिंग। फाइटर फ्लाइंग जो है चैलेंजिंग है और एरोबैटिक्स फ्लाइंग उससे भी ज़्यादा। जब ऐसा कोई घटना घटती है तो उसके बाद जो खरीदार हैं, बेसिकली वहाँ एयर शो तो इसीलिए हो रहा था, तो फिर उन पर किस तरह का फ़र्क पड़ता है? आर्मीनिया, मलेशिया, अर्जेंटीना खरीदारी के लिए आए थे, क्या इससे नेगेटिव फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है, दैट इज़ अनडिनाइबल, वो तो होगा ही। व्हेनेवर यू सी अ प्रोडक्ट लाइक दिस, ते अरे यार ये तो हो गया, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल एक टेक्निकल, फुल डिटेल्स तो आ ही जाएंगे, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सीन दैट विल अंडरस्टैंड कि ये बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में क्रैश हुआ है। इट इज़ नॉट एनी नॉर्मल टेक्निकल क्रैश और इंजन फेलियर, उस तरह के कोई ये नहीं थे। इट इज़ सम वेरी डिफरेंट सेट ऑफ रीजन्स। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में देयर विल बी कुछ तो इफेक्ट होगा, देयर विल बी इफेक्ट, दे विल गो ईजी ऑन द परचेजेस, दे मे नॉट कंसिडर इट in the next couple of months, लेकिन आगे चलकर it is all up to how the government now takes it with all these countries. ये जो deals सारे हैं, it is not so much about HAL versus selling to another country. It is actually government of India selling to government of Azerbaijan, Armenia, government of Argentina, Malaysia वगैरह। तो किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट अभी इसको नेगोशिएट करके पुश कर सकती है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट। हमने सर 2-3 बार बात की है
कावेरी इंजन पे भी की है, मुझे याद है कि हमने अलग अलग चीज़ों पर की है। आपने अपने पॉडकास्ट में कई बार ये जाहिर किया कि सरकार की गति थोड़ी कम है, प्रोफेशनल्स तो बहुत चाह रहे हैं कि क्या Yeah. कर दें, और पैसे की भी कमी नहीं है। आपने ये भी बहुत बार कहा कि शायद फोकस नहीं है हमारा, उतना फोकस नहीं है, हो सकता है कुछ और हो, इधर उधर हो। मेरा प्रश्न ये है कि 3 4 5 महीने में हमने 2 3 बार मुलाकात की हैं, जी। इस दौरान आपको कभी कुछ दिखाई दिया कि अब किसी चीज़ में सकारात्मक कोई गति आई हो, कुछ पॉजिटिव हो रहा हो, जब ऐसा ही है सब? वेल आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग, आई मीन वो तो है, बट जिस स्पीड पे उसे होना चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा है। दैट इज स्टिल थोड़ा एक 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 सिस्टमिक इनर्शिया है। इंजन को लेके अभी भी है, थोड़ा चल रहा है, बट इट्स नॉट मूविंग एट दैट ग्रेट स्पीड अनफॉर्चुनेटली। और जो जियो पॉलिटिक्स है, आई थिंक जियो पॉलिटिक्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा T20 तेज है। ज़्यादा तेज़ है। हम अभी भी टेस्ट मैच इरा में खेल रहे हैं आराम से। जियो पॉलिटिक्स जो है T20 पे है, T10 पे, और कल T1 T2 तक पहुंच जाएगा। अब मासूम ही है सवाल तो मेरा, पर मैं पूछ लेता हूँ। हम रशिया के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिशें फ्रांस के साथ या चाइना के साथ क्यों नहीं कर सकते, जब हमारा वैसे तो व्यापार खूब है? चाइना के हाँ हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलकर रशिया का इंजन लगा सकते हैं, जबकि रशिया को भी पता है कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है। हाँ। पहले अमेरिका और फिर चाइना के साथ, और चाइना भी उनका कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। हम सब जानते हैं कि रशिया और चाइना के बीच कैसी है, जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब वो ये चीज़ तोड़ सकते हैं, हमारी तरफ से इशू है या कहीं और से इशू है? हम क्यों नहीं तोड़कर सबके साथ मिलकर कुछ कुछ बनाते हैं, अगर हम अकेले नहीं बना सकते? क्यों नहीं, विद द रशियंस, यस, रशियंस के साथ आप कर सकते तो हम हैं, बना ही रहे हैं। पर बना रहे हैं, सुखोई बना रहे हैं, वेल बिल्ड टू प्रिंट है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फ्रेंच के साथ भी हमने कोलैबोरेशन किया इंजन को लेके, साफरान इंजन हम ले रहे हैं, उनके साथ डेवलप कर रहे हैं जॉइंटली। लेकिन चाइनीज के साथ नहीं कर सकते कभी नहीं। इसराइल इसराइल के साथ हो सकता, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जो अमेरिका जो है वो ये नहीं चाहती है कि इसराइल खुद का कोई प्लेटफॉर्म बनाए, फाइटर जेट बनाए। उन्होंने एक्चुअली, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कई साल पहले 1980s या 90s में इसराइल ने कहा कि हम अपनी खुद की एक फाइटर जेट बनाएंगे। उसका नाम भी उन्होंने दे दिया लावी करके। F-16 की कॉपी उन्होंने बना दी। अमेरिकन ने बोला भाई ये आपको अलाउ नहीं करेंगे, बंद कर दो ये प्रोजेक्ट। उनको बंद करना पड़ा। लेकिन इसराइलीज को दोस्ती यारी अपनी जगह, हाँ, दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो, आपको हमसे ही लेना पड़ेगा सारा जो है। क्या जर्मनी जापान भी कहीं नहीं है इसमें? जर्मनी इंपोर्ट कर रही है, वो भी वेस्टर्न फाइटर्स इंपोर्ट कर रही है, जापान भी यही है। तो एक्चुअली वो एक अंडरस्टैंडिंग है। जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बता रहे हो, जो ट्रम्प का यही तो रोना है ना, कि भाई आप तो सब मुफ्त में आपसे ले रहे हैं, हम सिक्योरिटी अम्ब्रेला ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं, हमारी न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी, अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है भाई, नो, दैट इज़ वन थिंग। बट तो इसराइल के साथ, लेकिन यू हैव टू गिव इट टू द इजरायलीज, वो लावी फाइटर उन्होंने लेके चाइना को बेच दिया, सेम डिज़ाइन। तो जो उनकी जो, आई थिंक इट्स नॉट द JF-17, FC-8 या वन ऑफ द JF-10, आई थिंक J-10 जो है, इट इज़ अ कॉपी ऑफ द लावी, इजरायली लावी। तो इट इज़ तो जो भी देश, जिस देश को भी इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी चाहिए, यू नो, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग, दे हैव टू डेवलप देयर ओन वेपन सिस्टम। और चाइना बिल्कुल ये बात समझ गई 20 साल पहले। उन्होंने इसीलिए दे वेंट हेल फॉर लेदर। उन्होंने अपना मतलब सारे जो प्लेटफॉर्म्स, वॉरशिप्स, फाइटर इंजन्स, वो सब अपना खुद डेवलप करने लगे। बस ये JF-17 में उन्होंने रशियन इंजन लेके पाकिस्तानियों को दे दिया। बट आगे चल के यू नेवर नो, दे विल बी अ चाइनीज इंजन ऑल्सो। ये तो इंटरिम सोल्यूशन है। मैंने आपसे कहा था ना पहले भी, जब भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करता हूँ थोड़ा सा हताश निराश हो जाता हूँ। आप रियलिटी चेक देते हैं कि ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप बताते हैं चल बढ़ तो रहे हैं, गति कम है आपकी, और आपसे तेज चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बुरा है। बहरहाल सर, आज तो पॉडकास्ट खैर हमने यही सोचा कि तेजस पर करेंगे, और फिर उस हादसे पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे। अभी कुछ अपडेट हुआ आपने लिया हो कि कब तक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स वगैरह बाहर आएंगी, मिलेंगी? आई थिंक अगले 2 महीने के अंदर, मोस्ट लाइकली विद इन द नेक्स्ट 2 months, बाय जनवरी वी शुड गेट द रिपोर्ट। चलिए, कोशिश करेंगे कि जनवरी में आपसे फिर मुलाकात हो और इस पर हम बात करें, क्योंकि
ये तो है ही, डिफेंस वालों की भी नज़र होगी, सरकार की भी नज़र होगी, लोगों की नज़र भी है, और सोशल मीडिया पर जो इसके बाद बहुत गहमा गहमी हुई उस वजह से ज़्यादा नज़र है। और मैं सभी को तो नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने दुख भी जताया, उन्होंने कहा कि ये कोई वॉर में नहीं हुआ है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जब पाकिस्तान के पवेलियन में हमारे एयरफोर्स के लोग खड़े थे और दोनों तरफ का जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। तो ये है कि जंग है, और जब आप जंग में नहीं हैं तब आपको जेंटलमैन की तरह पेश आना चाहिए, जो कुछ लोग उधर से नहीं आए, जिसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये हादसे तो कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकते हैं, बिल्कुल उनके साथ हुए भी हैं, बिल्कुल होने नहीं चाहिए। लेकिन इसका दुख तो है, लेकिन देखते हैं जनवरी में जब रिपोर्ट आएगी तब सर से बात करेंगे, और शायद तब हमारे लिए भी जानने के लिए कुछ हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आने का। धन्यवाद नितिन। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने धैर्य से सुनने का। मैंने पहले अपील नहीं की, मैं भूल गया था, अब कर देता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब कुछ आपके पास हो कहने के लिए तो कमेंट बॉक्स खुलाइए।